चलो ठीक है, लिखो। हाइड्रोकार्बन से मैं स्टार्ट करने थे। हाइड्रोकार्बन में लिखें सबसे पहले एल्केन्स। एल्केन, एल्केन्स प्रिपरेशंस। तो फर्स्ट मेथड है, बिल्कुल इजी है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन्स, फर्स्ट मेथड। तो जैसे सिंपलेस्ट इथीन है, इसका हाइड्रोजिनेशन करें निकल कैटालिस्ट और प्लेटिनम कैटालिस्ट और पैलेडियम कैटालिस्ट, इनमें से किसी की भी प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करें, डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? नंबर वन, एडिशन रिएक्शन, और बेटर टू से फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल। नंबर टू, एडिशन रिएक्शन आप जानते हैं कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इथीन के हाइड्रोजनेशन, फिर प्रोपीन के। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ती जाती हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती जाती है। आप रीजन जानते हैं, पिछला आप सब कुछ याद है, तब आप इमीडिएटली लिंक कर लोगे। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, और ज्यादा स्टेबल एल्कीन है तो लेस रिएक्टिव होगी। वो चार डेफिनेशन पूरी ऑर्गेनिक में यूज होती रहेंगी: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर वो टिप्स पे तो अपने आप तुरंत लिंक कर दोगे। अल्फा हाइड्रोजन नाम सुनते ही सारी थ्योरी आपके दिमाग में घूम जाएगी। तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी इसमें सिक्स है, सिक्स, थ्री थ्री, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी कम रिएक्टिविटी, तो उतना ही कम डेल्टा है। नंबर थ्री, entire reaction occurs at the catalyst surface. कंप्लीट रिएक्शन कहाँ पे होती है? कैटालिस्ट के सरफेस पे क्या होता है? सब ये जैसे मान लो कोई पैलेडियम मेटल है, तो हाइड्रोजन और इथीन सबसे पहले कैटालिस्ट के सरफेस पे अप्रोच करते हैं, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते। कैटालिस्ट के सरफेस पे इनका एडजॉर्प्शन हो जाता है। क्या होता है इनका? एडजॉर्प्शन।
और जब इनका कैटालिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है तो इनका बॉन्ड टूट जाता है साथ साथ, इथीन का पाई बॉन्ड टूटता है। ऐसा केवल कुछ कैटालिस्ट के सरफेस पे ही होता है, जो इनफैक्ट कैटालिस्ट है उनमें प्रॉपर्टी है सरफेस पे फ्री वैलेंसीज का होना, फ्री वैलेंसीज या एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो जिन मेटल्स के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैटालिस्ट का काम करते हैं, और उनकी पहचान है डी एंड एफ ब्लॉक। तो पहले कैटालिस्ट के सरफेस पे इनका एडजॉर्प्शन होता है। अब एम्प्टी ऑर्बिटल तो थ्रू आउट सरफेस अवेलेबल है, तो ये एच एटम और इथीन ये अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं और कभी ना कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे एडिशन हो जाएगा, और एडिशन होते ही सरफेस छोड़ देंगे और ये बन जाएगा इथीन, इथेन। तो कंप्लीट रिएक्शन कैटालिस्ट के सरफेस पे चलती है। कंप्लीट रिएक्शन कैटालिस्ट के सरफेस पे चलती है। पॉइंट नंबर 4 है इसमें, वो है ये सिन एडिशन रिएक्शन है। सिन एडिशन रिएक्शन क्या मतलब सिन एडिशन का? तो आप जानते हैं कि इथीन प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं। इथीन कैसे होते हैं? प्लेनर। इनके सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सारे कार्बन और हाइड्रोजन एक प्लेन में लाई करते हैं। अब अगर दोनों हाइड्रोजन प्लेन के सेम साइड से ऐड हों तो ऐसे एडिशन को क्या कहते हैं? स्पिन एडिशन। अगर एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे से और एक प्लेन के ऊपर से आए तो उसे क्या कहेंगे? एंटी एडिशन। तो दो नाम देते हैं, सिन एडिशन एंड एंटी एडिशन। सिन और एंटी एडिशन नेम कब देना है? जब किसी प्लेनर मॉलिक्यूल पे एडिशन हो, जब किसी प्लेनर मॉलिक्यूल पे एडिशन। ये ध्यान देना, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ अगर दिमाग में बैठ गए तो आप आगे अपने आप ही लिखते चले जाएंगे। तो सिन एडिशन का मतलब है दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड से ऐड होंगे। अब आप कहोगे सिन एडिशन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में? तो जैसे आपसे प्रॉब्लम पूछी जाए कि भाई आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, इस पे हमने आइसोटोप ड्यूटीरियम ऐड कर दिया, प्लेटिनम कैटालिस्ट, बताओ इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा? सिस आइसोमर मिलेगा या ट्रांस आइसोमर मिलेगा? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो आंसर है सिस बनेगा, ट्रांस नहीं बनेगा। सिस क्यों बनेगा? क्योंकि कौन सी रिएक्शन है ये? सिन एडिशन। सिन एडिशन है इसलिए दोनों डी सेम साइड दिखेंगे, या तो दोनों डी टुवार्ड्स ऑब्जर्वर दिखेंगे या दोनों डी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर दिखेंगे, सेम साइड दिखेंगे।
तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? स्पिन एडिशन। एक और एग्जांपल लिख लें। जैसे आपको ये सिस एल्कीन दे दी जाए, सिस एल्कीन, अगर आपको सिस एल्कीन दे दी जाए और उसका आप ड्यूटीरिएशन करें, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें दोनों ड्यूटीरियम सेम साइड दिखाई पड़ती है। अब ये कायरल कार्बन बनाने के लिए मैंने ड्यूटीरियम लिया, तो दोनों ड्यूटीरियम कायरल कार्बन पे सेम साइड दिखेंगे। और जिनकी स्टीरियो केमिस्ट्री की प्रैक्टिस हो गई है ढंग से, उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये मीजो कंपाउंड है। और मीजो कंपाउंड कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। ये नया नहीं है, आप सारा लिख चुके हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो आप देखेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री लगातार आप लिखते रहेंगे, और है ही नहीं कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप मिथाइल की जगह इथाइल ले लें, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा? अभी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन एक मिथाइल को इथाइल में बदल दें तो क्या बनेगा? तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या वो मीजो कंपाउंड होगा? आंसर है नो। प्रोडक्ट ये बनेगा, मीजो कंपाउंड नहीं होगा। और जो मीजो कंपाउंड नहीं होता है, तो आपको साथ में एक प्रोडक्ट और बनाना है जिसमें दोनों डी उसके अपोजिट साइड चले जाएं, मतलब इसकी इमेज बनानी है। तो ये प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, बिल्कुल बराबर अमाउंट में मिलेंगे। तो प्रोडक्ट मिक्सचर को क्या कहेंगे? प्रोडक्ट मिक्सचर कहलाएगा रैसनिक मिक्सचर। और रैसनिक मिक्सचर कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो ये प्रोडक्ट मिला आपको सिस एल्कीन से। अब आप एक एक केस सिस एल्कीन का याद रख सकते हैं, दोनों डी सेम साइड दिखेंगे। और ध्यान रखना, मिरर इमेज प्रोडक्ट तभी बनाना जब मॉलिक्यूल कायरल हो, अनसिमेट्रिकल हो। मीजो कंपाउंड है तो मिरर इमेज प्रोडक्ट नहीं बनाना। जैसे ये मीजो है, इसकी मिरर इमेज नहीं बनाई हमने। मीजो ये भी है, इसकी मिरर इमेज नहीं बनाना। तो किसकी मिरर इमेज नहीं बनाना, ध्यान से सुन लें। किसकी नहीं बनाना मिरर इमेज? मीजो कंपाउंड की। ठीक है। तो इसमें हमने इमेज बनाई। अब ट्रांस प्रोडक्ट अगर दे दें लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांस दे दें, तो क्या चेंज करेंगे आप? ट्रांस में क्या होता है, एच और इथाइल बदलते हैं एक दूसरे से। तो प्रोडक्ट भी आप अपने आप बना सकते हैं। दोनों एच सेम साइड की जगह दोनों एच अपोजिट दिखाना। यहाँ सेम साइड है, ठीक है। अगर इसका ट्रांस बनाए तो दोनों एच अपोजिट हो जाएंगे कि नहीं?
तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस एल्कीन का प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, तो पिछला एग्जाम्पल देख के आप बना सकते हैं अपने आप। प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या बनेगा? दोनों एज सेम साइड दिखेंगे या अपोजिट दिखेंगे? अपोजिट दिखाना है, और एज अपोजिट है तो डी भी अपोजिट दिखाने पड़ेंगे। एक ये बन जाएगा और एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा। ये ट्रांस से बना है। तो क्या सिस और ट्रांस एल्कीन से सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें? सिस और ट्रांस एल्कीन से सेम प्रोडक्ट नहीं मिलते। हालांकि बनेंगे दोनों बराबर, बिल्कुल 50% 50%। प्रोडक्ट मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर ही कहेंगे। लेकिन पेयर में डिफरेंस है। पहले पेयर को हम कहते हैं इराइथ्रो इनैंशियोमर्स, जिसमें दोनों हेड सेम साइड है। इस पेयर का नाम है इराइथ्रो इनैंशियोमर, और दूसरे पेयर का नाम क्या है? ट्रियो इनैंशियोमर। तो अब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आएंगे, और ध्यान रह गई बात अगर आपको, तो 5 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो ये कि सिस एल्कीन पे ड्यूटीरियम एडिशन करें तो आपको मिलता है इराइथ्रो इनैंशियोमर्स। ट्रांस एल्कीन पे ड्यूटीरियम ऐड करें तो आपको क्या मिलता है? ट्रियो इनैंशियोमर। आप चाहें तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर सकते हैं, हार्डली 5 सेकंड लगेंगे प्रॉब्लम करने में। अब ये जो मैं एल आपको बता रहा हूं, ये एल्कीन की प्रॉपर्टी भी है। एल्कीन की प्रॉपर्टी भी है, एल्केन की प्रिपरेशन है। समझ में आ गया? तो ऐसी रिएक्शन जिनमें सिस और ट्रांस आइसोमर डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं, इनको कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 आप लिख चुके हैं, सिन एडिशन। पॉइंट नंबर 5 लिखो। पॉइंट नंबर 5 है, इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक वर्ड का क्या मतलब है? वेयर डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। सिस एल्कीन एंड ट्रांस एल्कीन डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं। So reactions where different stereoisomers give different product. सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन से सेम प्रोडक्ट नहीं बनते। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक। मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंडेंट रिएक्शन। सिंपल मीनिंग में कहें तो स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब है? रिएक्शंस which depend on the stereochemistry of reactant। ठीक है। नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल हाइड्रोजनेशन का ही। मान लो आपको 2 डबल बॉन्ड दे दिए गए और हाइड्रोजन गैस लिमिटेड है, ओनली वन इक्विवेलेंट। निकल कैटालिस्ट है।
तो कौन से डबल बॉन्ड को आप रिड्यूस करेंगे? आंसर है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन कम है। जिसके अक्रॉस अल्फा हाइड्रोजन कम है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप जानते हैं कि इसके अक्रॉस अल्फा हाइड्रोजन है 4। अब अल्फा हाइड्रोजन गिनना आना चाहिए बेटा, बार बार मैं वो सब नहीं पढ़ाऊंगा आपको। इस पे अल्फा हाइड्रोजन है 7। तो जहां अल्फा हाइड्रोजन कम है वो ज्यादा रिएक्टिव है। समझ आ गया? इसी तरह से अगर कोई आपको एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया जाए, कोई एरोमेटिक कंपाउंड आपको दे दिया जाए जिसमें कई डबल बॉन्ड हो, और आपको डिसाइड करना है कि कौन से डबल बॉन्ड को रिड्यूस करें। अगर इसमें हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट आपने डाल दी, निकेल प्लेटिनम पैलेडियम कैटालिस्ट, तो या तो आप इंटीरियर डबल बॉन्ड को रिड्यूस करो अगर इंटीरियर है तो, या फिर एक्सटीरियर को रिड्यूस करो। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हकर रूल इंटीरियर डबल बॉन्ड और एक्सटीरियर डबल बॉन्ड एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। याद करो हकर रूल को आप। अब हकर रूल बोलते ही अगर आपके दिमाग में हकर रूल के पॉइंट घूम गए, इसका मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पकड़ में आने वाली है, और आपको याद ही नहीं हकर रूल क्या है, तो फिर आपको धीरे धीरे मुश्किल में आओगे। तो इंटीरियर डबल बॉन्ड रिड्यूस करेंगे या फिर एक्सटीरियर डबल बॉन्ड रिड्यूस करते हैं, बिकॉज दोज आर नॉट इंक्लूडेड इन हकर रूल, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिक नेचर। अगर मान लो आपके पास कंजुगेट डाइईन है, नेक्स्ट एग्जांपल, कंजुगेट डाइईन है और आपने 2 मोल H2 डाल दिए, तब तो सोचना ही नहीं कुछ, आपको दोनों को सेचुरेट कर देना है। लेकिन अगर कंजुगेट डाइईन है और आपने केवल 1 मोल H2 डाला, ये लिखा आएगा 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट, तो 1,4 एडिशन होता है, ध्यान देना बेटा। डबल बॉन्ड बीच में आता है और ये प्रोडक्ट मिलता है। ये केवल कंजुगेट डाइईन में होता है। ऐसा नहीं है, ध्यान देना, आप कहोगे किसी एक पे ऐड हो जाता ना, दूसरा बच जाता। एक्चुअल में ये मोर स्टेबल एल्कीन है। क्यों है मोर स्टेबल, आप समझ गए होंगे। अल्फा हाइड्रोजन इसमें 6 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन मात्र 2 है। अब ये बनी कैसे, बीच में डबल बॉन्ड तो था नहीं। तो आंसर ये है, मैकेनिज्म ध्यान दें। मैकेनिज्म अभी आपने लिखी कि इसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है। जब एडजॉर्प्शन होगा तो पाई बॉन्ड टूट जाते हैं, सारे पाई बॉन्ड टूट जाते हैं। पाई बॉन्ड टूट गए, हर एक कार्बन पे एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया।
अब हाइड्रोजन के पास ऐड होने के लिए दो ऑप्शन है, या तो एडजेसेंट कार्बन पे ऐड हो जाओ, तो क्या होगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, या 1,4 पे ऐड हो जाओ तो बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। दोनों चांस होते हैं। और कौन सा फेवरेबल चांस होगा, जिससे मोर स्टेबल एल्कीन बनती है, तो एक 1 पे ऐड होगा और एक 4 पे ऐड होगा, एच, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, इसलिए आपको प्रोडक्ट मिलता है 2 ब्यूटीन। एक एच 1 पे ऐड होता है और एक एच 4 कार्बन पे ऐड होता है। ये केवल कंजुगेट सिस्टम में पॉसिबल है। डबल सिंगल डबल सिस्टम को कहते हैं कंजुगेट डाई। ओनली इन कंजुगेट डाई, ध्यान देना बेटा। तो ये तो थे सारे केसेस हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के। बिल्कुल कॉपी कर देना है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि आप तेल की 2 बार ऐड करोगे तो कारल कार्बन बचेगा ही नहीं। इसमें कारल कार्बन बनने के चांस ही नहीं होते। और ट्रिपल बॉन्ड के बाद से ट्रांस एल्कीन भी नहीं बनती। तो आप जितनी चाहे एल्कीन ले लो या एल्काइन ले लो, हाइड्रोजनेशन करके आप इथेन प्रोपेन बना सकते हैं। ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए, ये प्रॉब्लम पास्ट ईयर में आ चुकी है, और हाइड्रोजन आप ऐड करें 1 इक्विवेलेंट, तो पहले रिएक्शन किस पे कराएंगे। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, कंजुगेटेड होता तब भी यही होता है। तो हाइड्रोजनेशन में ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड इन हाइड्रोजनेशन। इन हाइड्रोजनेशन, रिएक्टिविटी इन हाइड्रोजनेशन, ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है डबल बॉन्ड। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम जो ये एडवांस में कैसे आई, वो यार इसी प्रॉब्लम को डायरेक्ट नहीं पूछते, उन्होंने इसी प्रॉब्लम को कैसे पूछा। ये प्रॉब्लम आप देखेंगे पास ईयर में मिल जाएगी। एक मिथाइल, एक एच, इधर डबल बॉन्ड और इधर ट्रिपल बॉन्ड, ये लिया। और ये पूछा कि इसमें हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट डालने के बाद प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा या इनएक्टिव मिलेगा। प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। अभी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ध्यान रखना, ये कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। रिएक्टेंट तो ऑप्टिकली एक्टिव है,
हाइड्रोजनेशन के बाद प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ये प्रॉब्लम आई। अब है तो सिंपल हाइड्रोजनेशन, लेकिन इसमें भी बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के नहीं पूछा उन्होंने। अब जिसने भी लिख लिख के प्रैक्टिस की होगी उसके लिए ओरल है। वो ये है कि अगर पहले तो दो देखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है या ट्रिपल बॉन्ड। तो आंसर है ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड पे अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या ये कार्बन कायरल कार्बन बचेगा? अगर ट्रिपल बॉन्ड पे आप एडिशन कर देंगे तो फिर तो ये दो ग्रुप लाइक हो गए ना। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, कैसा मिलेगा आपको? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे चाहिए आपको? डिफरेंट चाहिए। तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान आती है अगर आपको बेसिक नॉलेज है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो ये तो था डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, सीधे हमने हाइड्रोजन गैस ऐड कर दी डायरेक्ट। डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन में आप नोट कर लें कि निकल के साथ थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। पैलेडियम एंड प्लेटिनम लो टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कैटालिस्ट का काम कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखो, इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, अब हम सीधे H2 गैस ऐड नहीं करेंगे। हाइड्रोजनेशन तो होगा लेकिन हम सीधे H2 गैस ऐड नहीं करेंगे। तो जैसे अगर आप इथीन में ऐड कर देते हैं डाई एमाइड N2H2, इसका नाम है डाई एमाइड। अगर ये ऐड कर दें 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दें तो डाईमाइड से दोनों हाइड्रोजन निकल के इथेन पे ऐड हो जाएंगी। तो ये तो बन जाएगा इथेन और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा N2, नाइट्रोजन गैस। इस रिएक्शन के होने का रीजन ये है कि N2 गैस हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए दो H देने को तैयार है। और कौन दो H दे सकता है? तो आंसर है ये साइक्लोहेक्साडाइईन। साइक्लोहेक्साडाइईन भी ये दो H दे देगा जो सैचुरेटेड कार्बन पे। आप समझ गए होंगे क्यों ये दो H दे देता है। क्योंकि दो H देने के बाद एक कुछ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। और बेंजीन तो एरोमेटिक होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन तो ऐड हो रही, पर सीधे H2 गैस थोड़ी हमने ऐड की। ये तो कहीं और से H आ रहे हैं, इसलिए रिएक्शन को क्या कहते हैं?
इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। डिफरेंस क्लियर है डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन की, इसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ये इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन का ही टाइप है, इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। जैसे आपके पास इथीन है, इथीन में आप ऐड करो B2H6 और THF सॉल्वेंट और ऐड करो NaBH4, तो दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड नहीं की। थोड़ा और बेहतर समझना हो तो नॉर्मली आइसोटोप्स यूज करते हैं। एक जगह मैंने ड्यूटीरियम ले लिया और दूसरी जगह मैंने ट्राइटियम ले लिया टी, तो आंसर ये है कि एक कार्बन पे डी आएगा और एक कार्बन पे टी आएगा। मतलब ये है कि जो दो एच आ रहे हैं वो एक एच तो डाइबोरेन से आ रहा और दूसरा एच NaBH4 से आ रहा, लेकिन एच है तो पता नहीं लग रहा था। यहाँ मैंने अलग अलग ले लिए तो अब समझ में आ रहा है कि एक पे डी आ रहा है और एक पे टी आ रहा है। जिनको मालूम नहीं वो नोट कर ले, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, और इनका यूज करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। यूज टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म, और इस टेक्निक का नाम है आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक। मतलब आइसोटोप यूज करके उनको ट्रेस करेंगे, फिर मैकेनिज्म बनेगी। टेक्निक का नाम है आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक। तो मैकेनिज्म समझने के लिए आइसोटोप्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन लाइक ले लिए। अगर दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन लाइक ना हो, एक डबल बॉन्डेड कार्बन प्राइमरी है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन सेकेंडरी है, B2D6TH है, NaBH4, या टी ही लिख देता हूं BT4। अब दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन लाइक नहीं है, एक CH2 है और एक CH है, तो प्रोडक्ट हमें ये मिला, ड्यूटीरियम सेकेंडरी कार्बन पे और टी प्राइमरी कार्बन पे।
ड्यूटीरियम सेकेंडरी कार्बन पे और टी प्राइमरी कार्बन पे जाता है। ये ऐसा क्यों हुआ, ये मैकेनिज्म से समझ में आता है। तो पॉइंट क्या है, ध्यान दें। पहले तो बेसिक बातें समझ लें कि टीएचएफ क्या है। टीएचएफ है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। टी फॉर टेट्रा, एच फॉर हाइड्रो, एफ फॉर फ्यूरॉन। ये एक साइक्लिक ईथर है और इसको कहते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर है बट प्रोटॉन नहीं है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इस रिएक्शन में ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है। ठीक है। अब ऐसा क्यों है, इसको क्यों लेना पड़ा, तो आंसर ये है कि जब जो बोरॉन के कंपाउंड होते हैं जैसे B2S6 है, डाइबोरेन। B2S6 गैस है ये, डाइबोरेन। इसका नाम है डाइबोरेन। और अगर ये डाइबोरेन एयर के कांटेक्ट में आ जाए, अगर डाइबोरेन एयर के कांटेक्ट में आ जाए, देन इट कैचेस फायर। तो डीजल और पेट्रोल जब खत्म हो जाएंगे तो अगला जो एनर्जी सोर्स है, पेट्रोल और डीजल की जगह जो फिल होगा वो है डाइबोरेन। दिस इज द फ्यूचर फ्यूल। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि इसका कंबशन कंट्रोल्ड नहीं, जस्ट कांटेक्ट में आने पे ही बर्न होने लगता है। मतलब अगर आपके मोटरसाइकिल में या व्हीकल में डाइबोरेन गैस भर दें और आप स्पार्क प्लग दबाओ, क्या होगा? पूरा का पूरा डाइबोरेन एक्सप्लोड करेगा और आपकी लॉन्चिंग होगी, सीधे आप टेक ऑफ करेंगे। तो अभी तक डाइबोरेन का कंबशन कंट्रोल नहीं हो पाया। उसी पे ही ऐसे इंजन अगर बन गए जिसके अंदर डाइबोरेन का कंबशन कंट्रोल हो जाएगा, तो फ्यूचर में सीएनजी जैसे गैस आप डाल रहे हैं उसकी जगह डाइबोरेन का यूज होगा। और इसका फायदा ये है कि ये पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है। डाइबोरेन इज अ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल। दूसरा ये है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब कम फ्यूल से आप ज्यादा ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो अब इस रिएक्शन में हम डाइबोरेन यूज कर रहे हैं, उसको एयर के कांटेक्ट में लाना नहीं है, इसलिए इसके साथ हमें हमेशा सॉल्वेंट स्पेसिफाई करना पड़ता है कि डाइबोरेन तो लिया पर किसके अंदर है वो, टीएचएफ के अंदर है, एयर के कांटेक्ट में नहीं है। समझ आ गई सभी को? तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, लिख लें जल्दी से। क्या है? पोलर मतलब जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो। एप्रोटिक मतलब विदाउट प्रोटॉन। प्रोटॉन किसको कहते हैं, आप एसिड बेस पढ़ ही चुके हो ऑलरेडी। ठीक है। अब लिखो मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले डाइबोरेन ब्रेक हो जाता है बोरेन में, डाइबोरेन ब्रेक हो जाता है बोरेन में। फिर ये बोरेन रिएक्ट करता है 3 मोल एल्कीन से। यहाँ पे ध्यान देना, बोरॉन पे जितनी हाइड्रोजन होंगी उतने ही मोल एल्कीन के यूज होते हैं। तो तीनों हाइड्रोजन की जगह ये आ जाते हैं इथाइल ग्रुप। तो इसको आप ऐसे विजुलाइज करें कि डाइबोरेन के ये तीनों H फ्री होते हैं और ये H एक कार्बन पे जाके जुड़ गए, तो ये तो CH3 बन गया, लेकिन ये नहीं बन पाया, तो ये बोरॉन से कनेक्ट होता है। ऐसे 3 मोल लेते हैं क्योंकि इसके 3 H है। ये बन गया ट्राई इथाइल बोरेन। और फिर ये जो ट्राई इथाइल बोरेन बना, इसका हम रिडक्शन कर देते हैं, इसका हम रिडक्शन कर देते हैं। रिडक्शन के लिए यूज करते हैं NaBH4। तो यहां से तीनों बोरॉन कार्बन बॉन्ड टूट जाते हैं और यहां से H आके CH2 पे ऐड होता है, तो 3 मोल आपको इथेन मिल जाएगा। बाकी क्या बनता है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, काम की चीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 3 मोल इथेन बन जाएगा। तो ट्राई एल्काइल बोरेन का आप रिडक्शन करके इथेन बना सकते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, पास्ट ईयर में जेई वालों ने क्या किया, पूरी रिएक्शन नहीं दी। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये पूरी रिएक्शन नहीं दी उन्होंने, ऐसे नहीं दिया। इन्होंने प्रॉब्लम में क्या किया, लास्ट स्टेप पे प्रॉब्लम बना दी। कैसे, उनने कहा कि भाई मान लो आपके पास ये है ट्राई एल्काइल बोरेन, इधर CH3 है या CH2CH3 है और यहाँ पे CH आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और आपने इसमें NaBD4 डाल दिया। बताओ क्या बनेगा। और मल्टीपल ऑप्शन में प्रॉब्लम थी, तो ये लास्ट स्टेप यूज करना है आपको। लास्ट स्टेप में क्या है, बोरॉन कार्बन बॉन्ड तोड़ के उस कार्बन पे यहाँ से H आ गया था। अब इसमें क्या मिलेगा आपको, ये बोरॉन कार्बन बॉन्ड तोड़ दो, ये बोरॉन कार्बन बॉन्ड तोड़ दो और इन सभी कार्बन पे क्या कनेक्ट कर दो, ड्यूटीरियम। तो एक मिलेगा आपको CH3D, एक मिलेगा आपको CH3CH2D, और एक मिलेगा आपको ये आइसोप्रोपाइल के साथ D2D0। तरीका समझ में आया सभी को। अब अगर ये प्रॉब्लम दोबारा एग्जाम में आएगी तो कोई इस तरह से थोड़ी देंगे, ये तो पूछ ही चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, केवल कार्बन स्केलेटन चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। मान लो आपको ये दे दिया
इसमें NaBD4 डाल दिया। कुछ भी बना सकते हैं, बनाने के प्रॉब्लम वही है। अगर आप ये समझ गए कि प्रॉब्लम वही है तो आप नए रिएक्शंस को करना सीख जाएंगे। लास्ट स्टेप लिखना है मात्र। क्या करना है इसमें? तीनों बोरॉन कार्बन बॉन्ड तोड़ दो और उन कार्बन से क्या कनेक्ट कर दो? ड्यूटीरियम। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आ रहा है? तो जो लास्ट स्टेप में NaBH4 यूज कर रहे हैं आप, इसका रिप्लेसमेंट NaBH4 की जगह आप, इसकी जगह आप एसिड भी ले सकते हैं, यहां से भी H यूज करते हैं। नोट कर लें आप, NaBH4 could be replaced by CH3COOH। क्लियर है सभी को? तो ये है इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। और ये दोनों इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन जो आपने लिखे हैं, दोनों का मतलब ये तीन, सॉरी, ये ये डाइमाइड के साथ, एक 1,4,1,3 साइक्लोहेक्साडाइन के साथ, और एक ये हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ये तीन इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन है। और ये तीनों हाइड्रोजनेशन, ध्यान देना, सिन एडिशन रिएक्शन होती है। कैसी होती है ये? सिन एडिशन रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं। मतलब जो थोड़ी देर पहले आप अभी सिस और ट्रांस के साथ लिख चुके हैं, वो सारा सेम यहाँ पे कॉपी करना है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सेम कॉपी कर देना है, केवल रिएक्टेंट का नाम बदलेगा। तो ये है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। समझ आ गया इतना सभी को? दूसरा मेथड लिखो। अब एल्कीन और एल्काइन में मैं ये सब द्वारा नहीं पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान रखना। दूसरा मेथड लिखो, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब ये एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी भी है, 12th का पहला चैप्टर एल्काइल हैलाइड ही है। तो एल्काइल हैलाइड की ये प्रॉपर्टी भी है। तो एल्काइल हैलाइड में कई मेथड है, इसमें ये मेथड 1 में लिख रहा हूं। मेटल एंड प्रोटोनिक सॉल्वेंट, या प्रोटोन ही डाल दें। अगर ऐसा ले लें तो RH बनता है, एल्केन बन जाएगा। हेलोजन की जगह कौन आ जाएगा? H आ जाएगा। इसमें ध्यान रहे, हेलोजन केवल क्लोरीन अलाउड नहीं है। हेलोजन कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एक्सेप्ट फ्लोरीन। मतलब ये है कि अगर आपसे कोई कहे कि CH3CH2Cl में Zn एंड CH3COOH ले लिया,
Zn क्या है यहाँ पे? मेटल। और CH3COH क्या है? प्रोटॉन का सोर्स। तो Cl को आउट करके उसकी जगह H ले आना है। अभी ये चार्ज कैसे आ गया, मैकेनिज्म क्या है, लिख लो। मैकेनिज्म में पहला पॉइंट है, Zn metal is the source of electron। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी मेटल यूज करेंगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। मेटल इज ट्रीटेड एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेटल इज ट्रीटेड एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी मेटल यूज करेंगे समझ लेना कि इसके इलेक्ट्रॉन का यूज करना है। तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे ही रिएक्शन मीडियम में मेटल से इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इलेक्ट्रॉन आने ही है, बाय नेचर मेटल कहते हैं इसलिए इसको। तो जैसे ही मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, उन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। कैसे शुरू होते हैं? पहले ये CCl बॉन्ड टूटता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये CCl बॉन्ड टूटता ही तभी है जब मीडियम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अपने आप नहीं टूट जाएगा, कोई तो लालच चाहिए। अब जैसे ही ये कार्बोकैटायन बनता है, इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं जो मेटल से आए, तो ये बदल जाता है कार्बेनियन में। अब कार्बन खुश है, पहले से ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि अभी ऑक्टेट पूरा नहीं था, अब ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, वो भी बिना क्लोरीन के ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये अभी चार्ज है, और स्टेबल कैसे हो सकता है? तो इसको आप ऐड कर दो, किसी प्रोटॉन के सोर्स के साथ रिएक्ट करा दो, तो प्रोटॉन इसको मिलेगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो एसिटिक एसिड प्रोटॉन का सोर्स है, तो आपको मिल गया इथेन। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लालच से सारे CH बॉन्ड नहीं टूटते। इलेक्ट्रॉन के लालच से एक बॉन्ड अभी भी मेंटेन रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इनमें दोस्ती पक्की होती है। मैं ऐसे कहूँ, जैसे अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आधा घंटे बैठे रहेंगे, पहुंचेंगे लेट ही, चाहे दोस्त लेट हो रहा है तो हम भी लेट होंगे, दोस्ती निभानी है। सम्मानीय लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दोस्ती निभाने के चक्कर में लेट होते हैं। हालांकि ये तय है कि उसका दोस्त जैसे ही IT में पहुंचेगा और आप नहीं पहुंच पाए तो फिर वो आपका फोन भी नहीं उठाएगा, ये भी पक्का है। तो CF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए मीडियम में इलेक्ट्रॉन आ भी जाए तो भी ये नहीं टूटता। तो कार्बन एंड क्लोरीन
कार्बन एंड क्लोरीन सेम पीरियड के हैं, इसलिए इनमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है। कार्बन और क्लोरीन तो पीरियड का अंतर है, बॉन्ड वीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि ये दोस्ती हमेशा मेंटेन रहे। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो, लालच बढ़ता जाए तो टूट जाता है। कब टूटता है वो आपको बताएंगे। तो मेटल इन जनरल, मेटल और क्या चाहिए, प्रोटोनिक सॉल्वेंट। ठीक है, मेटल एंड प्रोटोनिक सॉल्वेंट। कई बार मेटल का कॉम्बिनेशन भी ले लेते हैं। तो जैसे आपके पास है ये कोई क्लोरोब्रोमो कंपाउंड, और आपसे कहें कि जिंक कॉपर कपुल आपने ले लिया और CH3CH2OH एल्कोहल मीडियम है, तो भी ये एल्कीन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रोटॉन का सोर्स ना हो फिर क्या होगा, जरा सोचो। अगर प्रोटॉन का सोर्स ना हो तब क्या होगा। जैसे इस रिएक्शन का नाम है, नोट कर लें, इसे कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। आपके पास यही सेम इथाइल क्लोराइड है जो अभी थोड़ी देर पहले लिया था। Zn आपके पास है, सॉल्वेंट ईथर है, प्रोटॉन है ही नहीं, ना प्रोटॉन एक सॉल्वेंट है, ईथर मीडियम है, प्रोटॉन नहीं है। तो अब जो प्रोडक्ट बनता है वो डबल कार्बन का होता है। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि RCl Zn ईथर, तो R एल्कीन बनता है। प्रोटोनिक सॉल्वेंट नहीं है, मात्र इतना ही चेंज है। अब आप जरा देखो, यहां तक देखो लास्ट में, प्रोटोनिक सॉल्वेंट था हमारे पास, तो उसने क्या किया था, एनायन को न्यूट्रलाइज कर दिया, एल्केन बना दिया। अब अगर प्रोटोनिक सॉल्वेंट नहीं है, ये है ही नहीं, तो लास्ट स्टेप फिर कैसे होगा। यहाँ तक तो सेम कहानी है कि Zn ने इलेक्ट्रॉन दिए, CCl बॉन्ड टूट गया, कैटायन बन के एनायन बन गया। एनायन इसलिए बन गया क्योंकि ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ तक तो सेम है। लास्ट स्टेप नहीं होने वाला अब, क्योंकि प्रोटॉन तो है नहीं हमारे पास। तो लास्ट स्टेप में चेंज आता है और रिएक्शन का नाम बदल गया। कौन सी रिएक्शन हो गई, फ्रैंकलिन। होता क्या है यहाँ पे ध्यान दें। अब अगर प्रोटॉन नहीं है तब ये जो कार्बेनियन आपने बनाया पहले 3 स्टेप लिख के, ये रिएक्ट करता है फिर किसी दूसरे मोल एल्काइल हैलाइड से, और ध्यान दो ये अटैक करता है इसी कार्बन पे और Cl को आउट कर देता है। तो फिर 2 मोल यूज होते हैं क्योंकि प्रोटॉन तो है नहीं। इस स्टेप का नाम है SN2। ये आपको एल्काइल हैलाइड में डिटेल पढ़ाएंगे, अभी आप नाम लिख लें। SN2 का पूरा मतलब है S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब है बाई मॉलिकुलर।
ये अल्काइल हैलाइड में डिटेल समझाएंगे, बस अभी नाम याद रखो। तो अगर प्रोटोनिक सोर्स नहीं है तो फिर अल्काइल हैलाइड के दो मोल यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दें, अगर सोडियम मेटल ले लें जेड मेटल की जगह, सोडियम मेटल ले लें जेड मेटल की जगह, तो रिएक्शन का नाम बदल जाता है। क्या कहते हैं उसको? रिएक्शन बिल्कुल वही है। सोडियम मेटल लेना है और ड्राई सॉल्वेंट चाहिए, प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, तो प्रोडक्ट बनता है आर आर। एग्जैक्टली कॉपी कर देनी है मैकेनिज्म। पिछले में सोर्स था जेड एन, इलेक्ट्रॉन का सोर्स, अब इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है? सोडियम। बस इतना ही अंतर है, केवल पहले स्टेप में अंतर आएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो मोल सोडियम चाहिए। और आप ये जानते हैं कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है जेड से, इसलिए सोडियम के मामले में कोई भी हैलोजन नहीं बचता। तो आर आई सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, नो डाउट, लेकिन रिएक्ट कर जाते हैं चारों। आर एफ भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे चाहे जेड एन इलेक्ट्रॉन दे, फर्क क्या पड़ना, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है। मतलब ये कि सेम तंदूरी रोटी आप खाएं किसी 5 स्टार में और किसी सड़क के ढाबे पे, क्या सेम रेट पे मिलेगी? वही मटेरियल, एवरीथिंग सेम, क्या सेम रेट पे मिलेगी? बिल्कुल नहीं। उसका रेट चेंज हो जाएगा कि दे कौन रहा है। बात समझ में आई आप सबको? तो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, उससे उसकी रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है। बात समझ में आ रही है आप सबको? तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे? जेड। सोडियम के मामले में कोई हैलोजन नहीं बचेगा, सी एफ बॉन्ड भी टूट जाएगा सोडियम के इलेक्ट्रॉन को देखकर। किसके इलेक्ट्रॉन को देख के सी एफ नहीं टूटता? जेड एन के। बात समझ में आ रही सभी को? तो बिल्कुल बेसिक बात है, सोर्स कौन है इलेक्ट्रॉन का उसकी इंपॉर्टेंस है। तो अब इसमें क्या है, आप अगर ध्यान दें तो आप प्रोडक्ट साइड देखें, अब मैं वुड रिएक्शन लिख रहा हूं यानी ड्राई ईथर। अगर आपके पास C2H5Br है, सेम रिएजेंट, तो C2H5 बन जाएगा। अगर आपके पास 2 ब्रोमो है, सेम सोडियम ड्राई ईथर, तो आपको क्या करना है, 2 मोल लेके जोड़ देना है। आपके पास अगर ये है तो आपको सिंपली 2 मोल लेके उनको जोड़ देना है। आर आर प्रोडक्ट बनाना है, पॉइंट ये है। आर आर प्रोडक्ट बनाना है, लिख लेंगे, बिल्कुल आसान रिएक्शन है।
हैलोजन हटा के और दूसरा सेम मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। इन सारी रिएक्शंस को लिखने के पीछे पर्पज ये है कि आप अगर नोट करें तो प्रोडक्ट साइड कितने कार्बन है, प्रोडक्ट साइड कार्बन कितने हैं, काउंट करके देख लें। कार्बन इवन नंबर में होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि वुड्स रिएक्शन किसके लिए यूज की जाती है? टू प्रिपेयर एल्केन्स ऑफ इवन कार्बन नंबर। या मैं ये कह दूं उल्टा कि इसकी लिमिटेशन है, ये किसके लिए सुटेबल नहीं है? ऑड कार्बन एल्केन्स के लिए। ऑड कार्बन एल्केन्स के लिए सुटेबल नहीं है। अगर ऑड कार्बन एल्केन बनानी है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऑड कार्बन एल्केन बनाने के लिए आपको दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे। ऑड कार्बन एल्केन बनाने के लिए दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे। तो ठीक है, ऑड कार्बन एल्केन तो बन जाएगी और यही सबसे ज्यादा अमाउंट में बनेगी। लेकिन अगर आप सोचें एक्सक्लूसिवली यही बनेगी, ऐसा नहीं है। दो एल्केन और बनेगी साथ में। दो एल्केन और बनती हैं। मैं इसको ऐसे लिख दूं जनरलाइज करके कि भाई R1H और R2H आपके पास दो हेलाइड हैं, तो तीन एल्केन बनेगी। R1R2, R1R1, R2R2। मेजर एल्केन R1R2 है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट तो नहीं है। तीन तीन एल्केन बन रही साथ में। ठीक है, अब आप कहोगे बन तो रही है ना, इसको यूज तो कर सकते हैं ना। लेकिन आंसर है नो, क्योंकि एल्केन्स के मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ एल्केन्स इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया, किताबों में भी यही लिखा होगा कि इट इज नॉट द सुटेबल मेथड। वर्डिंग पर ध्यान देना, क्या कह रहे हैं? इट इज नॉट द सुटेबल मेथड, ये नहीं करे इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। सुटेबल वर्ड जब हम यूज करते हैं तो मतलब फायदे और नुकसान की बात हो रही है। समझ आ रहा है कि नहीं? सुटेबल मतलब फायदा और नुकसान। तो सुटेबल वर्ड बहुत हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री जानते हो सुटेबल वर्ड की? हिस्ट्री। ऊधम सिंह का नाम सुना है? कौन थे? बस इतना ही कि फ्रीडम फाइटर थे। ऊधम सिंह अनाथ थे, पता है? उनके चाचा ने पाला था। अनाथ आश्रम में रहते थे और पानी पिलाते थे। और 13 अप्रैल 1919 को वो पानी पिलाने का ही काम कर रहे थे। वो पानी खत्म हो गया, बेचारे पानी भरने चले गए, बच्चे थे उस वक्त। उसी पीरियड में ये जलियांवाला बाग गोली कांड हुआ। तो हजारों लोग मर गए, वो बच गए क्योंकि वो पानी भरने गए थे। जब वो लौट के आए पानी लेके, देखा यहाँ तो लाशें बिछी पड़ी हैं। तब उन्होंने संकल्प लिया था कि जो जिसने इसका आदेश दिया
उसको मैं जान से मारूंगा। हुआ क्या, उसके खिलाफ, जनरल डायर के खिलाफ यहाँ पे केस चला। जनरल डायर ने वहां पे बोला, वहां पे अदालत में, कि भाई मैंने उस वक्त वही किया जो सुटेबल था। अब वर्ड क्या यूज किया उसने? सुटेबल, सुटेबल। अब ये बात इनको, उधम सिंह को थोड़ी समझ में नहीं आई, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे थे नहीं। फिर उन्होंने अंग्रेजी सीखी, अपने आप को पूरा अंग्रेजों जैसा बनाया। उसका पर्पज था, जनरल डायर चला गया वापस यूके। अब इन्हें यूके जाके मारना था। तो इन्हें लगा कि बने कैसे पहुंचूं, तो पहले उन्होंने अपने आप को अंग्रेज बनाया। पहले आप देखो, कहीं भी उधम सिंह की मूर्ति देखो, तो वो हमेशा टाई में रहते हैं, सूट में रहते हैं। फोटो देखना ध्यान से कभी, कुर्ता पायजामा में उनकी फोटो ही नहीं मिलेगी आपको। तो बचपन से उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों जैसा बनाया। अंग्रेजी सीखी केवल एक पर्पज के लिए, कि वहां जाना है, उसको मारना है। इंग्लिश सीखी, और वैसे ही ड्रेसअप करके पूरा सीख लिया सब कुछ, और वहां जाके एक जहाँ पे कहीं वो भाषण कर दे रहा होगा जनरल डायर, तो बुक के अंदर उन्होंने पिस्टल की शेप में जगह बनाई, और पिस्टल को बुक के अंदर फिट कर लिया, और फिर किसी तरह से अंदर पहुंच गए। भरी सभा में जनरल डायर को गोली मार दी, मर गया। पर ये भागे नहीं, वहीं खड़े रहे, सरेंडर कर दिया। ये भी अदालत में पहुंचे। जज ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो सीधा जवाब था, मुझे जो सुटेबल लगा वो मैंने किया। तो ये सुटेबल वर्ड की कहानी है। तो जो सुटेबल वर्ड यूज करता है, समझ लेना हाईली पॉलिटिकल पर्सन है वो। चालाक लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जलियांवाला बाग था 1919 की घटना। मारा कब जाके? 1940 में। 21 साल उन्होंने इस काम में लगा दिए कि मैं अंग्रेज कैसे दिखूं। उनका टोन डेवलप किया उन्होंने। इंग्लिश इतनी प्रैक्टिस की कि उनका टोन, उनके एक्सेंट में बात करना, और उनके जैसे दिखना, ये उनका पूरी लाइफ इसी में गई। और वहां जाके उनको मार, जब उनसे नाम पूछा तो नाम क्या बताया उन्होंने? बताओ। क्या नाम बताया था अदालत में? राम मोहम्मद आजाद, ये नाम बताया। उस एक मैसेज देना चाहते थे कि वहाँ के सारी पब्लिक एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। तो उनको आप मान नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। ये मैसेज भी वो दे रहे थे, साथ ही साथ वहां जाके उनको मारा डायल। तो लोग ऐसे ऐसे हुए। आप लोग तो एक चैप्टर कह दो एक्सरसाइज करो, उसको भी नहीं कर पाते। सोचो आपका जीवन, कोई जीने लायक जीवन। चलो करते हैं अगली क्लास में।